Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. I am मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिपार्टमेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक अच्छा टॉपिक है स्टैटिक्स। ठीक है, तो आज हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे और इस वीडियो में हम इस पूरे ही चैप्टर को कवर करेंगे। क्लियर? तो करते हैं आज की स्टार्टिंग। देखिए होता क्या है इसका मीनिंग स्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टैटिक्स is a branch of mathematics which deal with collection of numerical fact and that is data, their classification and tabulation and their interpretation। तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो आपको दे रखा है न्यूमेरिकल फैक्ट, ठीक है। स्टैटिक्स क्या करती है कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील कर रही है, किसको डील कर रही है? डाटा को डील करने का एक ब्रांच है। ठीक है, जो आपका डेटा होता है उसको डील करने का एक ब्रांच है। सबसे बड़ी चीज आती है कि भाई डेटा होता क्या है। ठीक है, डेटा इन मैथ्स इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फिगर एंड फैक्ट। ठीक है, दैट कैन बी इन एनी फॉर्म, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। मतलब ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि किसी जैसे अल्फाबेटिक फॉर्म में है या फिर मुझे किसी न्यूमेरिक के अलावा कोई सिंबल वाली फॉर्मेट में है। ठीक है, तो उसको हम डाटा बोलते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहा है तो वहां पर एक डाटा कलेक्ट होता है जिसमें आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इन सब का कलेक्शन रखा जाता है। तो ये एक प्रकार का डाटा है। क्लियर? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्शन दैट कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, हमने डाटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है, देखो हमारे पास में यहाँ पर प्राइमरी डाटा और सेकंड नंबर होता है हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। क्लियर? एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो देखो प्राइमरी डाटा क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर के कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसको हम प्राइमरी डाटा में काउंट करेंगे, उसको हम प्राइमरी डाटा बोलेंगे। और जब, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर और विद हेल्प ऑफ हिज वर्कर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी डाटा बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, और जैसे अगर ये बोलते हैं कि कहीं पर कुछ भी कोई घटना घटित होती है और एक पत्रकार जाता है वहां पर, तो उस घटना को जो वो वहां से जो डाटा कलेक्ट करता है वो एक तरह का प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा क्या है कि जब वो न्यूज, कोई भी एक न्यूज है, जब वो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाती है, छप जाती है, ठीक है, और वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचती है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? एक सेकेंडरी डाटा हुआ। क्लियर? तो सेकेंडरी डाटा देखो यहां पर क्या होता है, दीज आर इट डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय ए पर्सन। मतलब जो पहले से कलेक्टेड बाय ए पर्सन, किसी पर्सन द्वारा कलेक्टेड है, और सोसाइटी इन दिस में इज पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम जनरली क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। क्लियर? पब्लिश सोर्सेस एंड अनपब्लिश सोर्सेस, किसी से भी ये हमारे को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें कुछ डेफिनेशन है, कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में चलते हैं आगे। व्हेन द डाटा इज कंपाइल्ड इन द सेम फॉर्म एंड ऑर्डर in which it is collected, it is known as raw data। ठीक है, क्या बोला इसने? compiled in the same form। ठीक है, मतलब जिस फॉर्मेट में उसको हमने कलेक्ट किया है वो ही अगर फॉर्मेट है तो वो एक रो डाटा है। क्रूड डाटा भी इसको बोला जाता है। अगली जो हमारी डेफिनेशन आती है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये रेंज देखो हम यहाँ पर किसको बोलेंगे? देखो डाटा का मतलब आप लोग वैसे बहुत पढ़ते हुए आते हैं, 7th और 8th क्लास में भी इस बात को पढ़ते हैं हम कि डाटा भाई क्या होता है, और वहां पर भी हम कुछ इसी तरीके की कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है रेंज, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एक्स। ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल है, मतलब जो आपने डाटा वहां पर न्यूमेरिकल फैक्ट में या फिर नॉन न्यूमेरिकल फैक्ट में कलेक्ट किया हुआ है, उससे रिलेटेड जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर रेंज बोल रहे हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई डाटा इस तरीके से कलेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने किसी की हाइट का मेजरमेंट किया, किसी की 2 है, किसी की 2.5 है, फिर किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 3.4 आ रही है, ठीक है। कुछ बच्चों की यहाँ पर कुछ हाइट का कलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे एक मैक्सिमम हाइट होगी और जो सबसे एक मिनिमम हाइट होगी, इसका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी डाटा, कोई भी नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने यहां पर 3 को 2 टाइम रिपीट किया हुआ है, ठीक है। 3 को नहीं, मैंने यहां पर 2 को 2 टाइम रिपीट किया हुआ है, ठीक है। 3 को यहां पर 1 टाइम रिपीट किया हुआ है, ये 3.4 लिखा था हमने, ठीक है। तो देखो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, इन ईच क्लास द नंबर ऑफ टाइम ए डेटा इज रिपीटेड इज नॉन एज क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्लास इंटरवल देखो क्या होता है, क्लास इंटरवल एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी रेंज होती है उसको अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर दें तो हमारे को वहां पर क्लास का इंटरवल मिलता है, ठीक है। जनरली डिनोटेड बाय एच और आई, इसको हम या तो एच से या फिर आई से डिनोट करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हम इसको एच से ही डिनोट करते हैं 9th और 10th लेवल पर, ठीक है। क्लास लिमिट देखो क्या होती है, क्लास लिमिट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास आर नोन एज लोवेस्ट एंड अपर लिमिट रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट क्लासेस, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्लास लिमिट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्लास मार्क, देखिए क्या होता है, द एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट, एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट, उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लियर? जैसे अगर मैं यहां पर क्लास मार्क की अगर बात करूं तो ये आपके सामने एक टेबल यहां पर बनाई हुई है, ये क्लास है आपकी और ये कुछ इंटरवल्स की फॉर्मेट में गिवन है। जैसे मैंने यहां पे ले लिया 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में है ये हमारे पास में, ये इंक्लूसिव सीरीज कहलाएगी। इसको हम एक्सक्लूसिव में अभी चेंज करेंगे, पहले इसको रीड करते हैं। द एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, मिड वैल्यू और क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास, ठीक है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एक्स, इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, एक्स से हम इसको डिनोट कर देते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, एक्स बी द मिड वैल्यू एंड एच बी द क्लास इंटरवल। अगर आपका एच क्लास इंटरवल है, एक्स आपकी मिड वैल्यू है, तो इस वाले केसेस में हम जो क्लास लिमिट लिखेंगे, ठीक है, वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि x माइनस एच अपॉन 2 करेंगे और एक बार x प्लस एच अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। वेयर एच देखो यहां पर क्या होता है, जो हमने यहां पे लिख भी रखा है, एच बी द क्लास इंटरवल। एच क्या होता है, हमारा क्लास इंटरवल होता है। क्लियर? तो देखो यहां पर क्लास कैन बी मेड मेनली 2 मेथड्स, हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं। इस तरह के हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमारे पास में जो भी क्लास यहां पर गिवन होती है उस क्लास के अंदर आप एक बार नोटिस करें ये 1 to 10 पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये वाली क्लास 10 से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये वाली क्लास 10 से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, तो एक्चुअली हम यहां पर क्या करते हैं कि ये वाली जो आपका एक इंटरवल है 1 से लेकर के 10 तक है, तो मैं एक्चुअली इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड करूं। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट जो ये सीरीज है इसमें मैं कुछ ना कुछ तो माइनस करूं, ठीक है। तो हम यहां पर कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि ये 10 पर लास्ट होता है, 11 पर इसकी स्टार्टिंग होती है, फिर ये चलता है 11 से 20, लेकिन फिर ये 20 पर स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहां पर 1 का गैप आता है, 1 का अगर मैं हाफ करूं तो मुझे मिलेगा 0.5, ठीक है। 1 का अगर हम हाफ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। तो एक्चुअली हम वो वाला काम यहीं पर कर रहे हैं कि जो भी आपका x है, ठीक है, जो भी आपका x है, मतलब जो मैंने x माइनस एच अपॉन 2 लिख रखा है ये एक्चुअली इसकी लोअर लिमिट के लिए लिख रखा है, ठीक है। और ये जो हमने लिख रखा है x प्लस एच अपॉन 2 वो इसकी अपर लिमिट के लिए लिख रखा है। किस तरीके से सीखेंगे इसको, अगर मेरे पास में इंटरवल है 1 to 10 तो मैं 1 में कुछ माइनस करूंगा, 10 में कुछ प्लस करूंगा, लेकिन कितना करूंगा डिपेंडिंग ऑन एच अपॉन 2 मेरा यहां पर कितना आता है, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं एच अपॉन 2 की यहां पर बात करूं तो आपके पास में यह निकल करके आता है 0.5, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में इंटरवल कितना था 1 का, मैंने उसका जस्ट हाफ किया,
तो अगर मैं इसमें 0.5 ऐड कर दूं, इसमें 0.5 माइनस कर दूं, तो जो हमारी अब क्लास यहां पर बनेगी वो 0.5 से 10.5 तक बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम 11 में 0.5 को माइनस कर देंगे तो हम पहुंचेंगे 10.5 पर, और यहां पर अगर मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है, तो हम पहुंच जाएंगे 20.5 पर। क्लियर? इसी सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और ये सीरीज जो अभी हम यहां पर सीख रहे थे वो इस तरह की सीरीज आपको यहां पर मिलेगी, इस तरह की टेबल ये डेवलप हो जाएगी। वो जो आपके सामने था वो था इंक्लूसिव, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्लियर? जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको पहले हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, और इंक्लूसिव वाला कोई क्वेश्चन होगा तो उसको इंक्लूसिव में भी रहने देते हैं, ठीक है। और 9th लेवल पर हालांकि इस टाइप के बहुत ज्यादा आपको कोई क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो केवल हमारे को ये बात पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जो मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के, वो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? एक बार और देखते हैं उसको। देखिए, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट आर बोथ कनेक्टेड इन सेम क्लास। क्लियर? क्या बोला इसने? अपर एंड लोअर लिमिट बोथ contained in same class. In this method the upper limit of class and lower limit of other class are not same. ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, जो इसकी अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है, बोथ आर नॉट सेम, वो दोनों सेम नहीं है। तो उसको सेम किस तरीके से बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर? इन दिस मेथड अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, अपर लिमिट यहां पर 10.5 बन चुकी है, पहले कितनी थी? 10 थी, ठीक है। प्रीवियस क्लास द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज सेम, ठीक है। तो जो इसकी अपर लिमिट है और जो इसकी लोअर लिमिट है, इसको हमारे को सेम बनाना होता है। क्लियर? इन दिस मेथड द टर्म ऑफ अपर लिमिट इन ए क्लास इज नॉट कंसिडर्ड द सेम क्लास, इट इज कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वो कंसीडर हम नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंसीडर करते हैं। मतलब जो इसकी अपर लिमिट होती है 10.5, मतलब अगर मेरे पास में एक क्लास लिमिट ये है और इसके अंदर मुझे कुछ भी एक x गिवन है, सपोज यहां पर अगर हम कुछ ऐसा मान लें कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं और यहां पर इस लिमिट तक मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे के 0.5 भी आए होंगे, तो किसी बच्चे के 10.5 भी आया होगा, किसी बच्चे के 9 आया, किसी के 8 आया, तो वो सब तो अंदर है, इसके इस इंटरवल के अंदर है। लेकिन जब हम यहां पर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप यहां पर इसकी अपर लिमिट को इस वाली क्लास में काउंट करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर देखो एक टाइप बनती है क्वेश्चन की और उसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल सिखाई जाती है। 8th लेवल तक हम टेली मार्क लिखना भी सीख चुके होते हैं। तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा था, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो देखो यहां पर कुछ ब्लड ग्रुप्स गिवन है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ठीक है, ए बी, फिर ओ है, फिर ए बी है, फिर ओ है, ए है, ओ है, बी है, ए है, ओ बी ए ओ ओ। ठीक है, यहां पर हमने ओ पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है। यहां पर केवल सीधे सीधे मेंशन है कि भाई ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, या किसी का ओ है, किसी का ए बी भी होता है। ठीक है, जैसा कि आप साइंस में पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, उतने ही टाइप्स यहां पर गिवन है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, जब भी हमारे को क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन होता है कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है, बनानी है। ठीक है, फाइंड आउट विच ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड विच ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब भी हम बनाते हैं, यहां पर आपको चूंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये ब्लड ग्रुप्स हैं, तो आप ये जो भी यहां पर वेरिएबल एक्स आई जो लेकर के चल रहे हैं, ये आपका ब्लड ग्रुप है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी ब्लड ग्रुप कितने टाइम यहां पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स के यहां पर ब्लड ग्रुप हैं, तो कितने स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप ए हैं, कितने के बी हैं,
ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके ब्लड ग्रुप ओ है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो इस तरीके से हम यहां पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। इसके साथ में हम यहां पर टैली मार्क भी लिख लें। तो आप लोगों को देखो टैली मार्क सबको आता है वैसे तो लिखना, लेकिन मैं फिर भी एक बार लिख करके आपको दिखा देता हूं। अगर आपको 9 लिखना है तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 इस तरीके से हम लाइनिंग करते हैं, इसको कट करेंगे तो ये बनेगा 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9, क्लियर। तो ये है 9। 6 लिखना है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। 12 लिखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10, और इसके साथ में 2 और लिखेंगे, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 3 लिखना है तो 3 लिखना बहुत सिंपल है, 1 लिखना है वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को आता होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, सिंपल है। 5 लिखना है तो 4 लिखा और इस तरीके से हम इसको कट कर देते हैं, क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम टैली मार्क में हमने 5 लिख दिया। 5 एक नंबर है, मतलब टैली मार्क में इस तरीके से हम मेंशन करेंगे। 6 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, बिल्कुल 7 भी इसी तरीके से लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे, 9 भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। 10 लिखना हो तो वो भी हम लिख चुके हैं जब हमने 12 लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टैली मार्क भी यहाँ पर लिखते हैं, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है, क्लियर। तो देखो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर कोई क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, केवल आपको इस तरह से एक टेबल मेंटेन करनी होती है, केवल एक टेबल बनानी है वहां पर, क्लियर। आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो है कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब आता है कुछ मेन पॉइंट जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करेंगे, ठीक है। देखो डाटा जब भी आपके पास में कलेक्ट होता है, जैसे हम न्यूज चैनल वगैरह देखते हैं, तो न्यूज चैनल पे भी कई बार जैसे कहीं पर इलेक्शन हो रहा है या कोई क्रिकेट कहीं पर चल रहा है, तो एक ग्राफ के माध्यम से, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हमारे को बहुत कुछ बता दिया जाता है। तो यहां पर जो हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास में नंबर 1 आता है बार ग्राफ, ठीक है। नंबर 1 आता है बार ग्राफ। क्या होता है पहले देखते हैं इसको। बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय ए नंबर ऑफ बार्स। बार्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं, ऑफ ए यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ होती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकली भी हो सकते हैं, वर्टिकली भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप यहां पर वर्टिकली बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन जब भी आप इस तरह का कोई ग्राफ बनाएंगे, आपने इस तरह का एक ग्राफ देखा भी होगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं यहां पर। ठीक है, ऐसा आपने ग्राफ देखा होगा। ये थोड़ी सी विड्थ और ये जो विड्थ है, अभी तो मैंने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दे दिया, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं दिया जाता, ठीक है। यही रेक्टेंगल्स होते हैं, बार्स कहते हैं इसको हम, और ये वाला जो विड्थ होती है ये सेम होती है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, वो भी सेम होता है, क्लियर। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ डेवलप करेंगे अभी। सेकंड नंबर देखिए यहाँ पर हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम देखो क्या होता है। हिस्टोग्राम इज ए रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्या है? रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां पर यूज में लिया। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि यहां पर जो हमने, ये तो मैंने बनाया था बार ग्राफ, ये बार ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कंटिन्यूअस ग्रुप की बात करेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो फिर हम वहां पर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्लियर। मतलब वहां पर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में तो हमारे को गिवन होता है कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है या फिर बार ग्राफ बनाना है। इसके अभी हम एक एक क्वेश्चंस देखते हैं दोनों के, ठीक है।
distribution in which class interval are taken as base and height of rectangles are proportional to corresponding frequency। ठीक है, क्या बोला देखो इसने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, taken as base and height of rectangles, बेस और हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स, ये जो बेस बनेगा रेक्टेंगल का और जो हाइट बनेगी, ठीक है, ये तो देखो मैंने बार ग्राफ बनाया है एक्चुअली। अगर मैं हिस्टोग्राम यहां पर बनाऊंगा तो चूंकि ये कंटिन्यूअस है ना, तो ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस रहेगा। इसका जो बेस होगा और जो हाइट होगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, बेस और हाइट इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, इनके क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले अपन देखते हैं यहां पर, देखो डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। तो यहां पर जो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, हम 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन यहां पर पढ़ते हैं 9th क्लास के अंदर, जिसमें बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखो यहां पर डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। इन हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप, हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप। तो मैंने अभी यहां पर जो हिस्टोग्राम बनाया था उसमें हमने गैप नहीं दिया था। क्लियर, कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल एज इन बार ग्राफ। ठीक है, द विड्थ ऑफ बार सिग्निफिकेंट इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में जो विड्थ होती है वो सिग्निफिकेंट। इन बार ग्राफ विड्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, विड्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल बार ग्राफ। इन हिस्टोग्राम द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो वही बात है जो हम अभी यहां पर देख रहे थे कि भाई बेस जो होगा और जो हाइट बनेगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां पर इसने देखो क्या लिखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इफ द क्लास साइज ऑफ द फ्रीक्वेंसी आर इक्वल देन हाइट ऑफ द रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। ओके, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज। क्लियर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखो यहां पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी हम यहां पर बता सकते हैं, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये भी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 वे, 2 तरह का इसको तरीका है हमारा बनाने का, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। मतलब एक बार हम हिस्टोग्राम की हेल्प ले सकते हैं, तो वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको यहां पर जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहा है उसमें हिस्टोग्राम भी बनाना है क्या। अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो आपका देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ये हिस्टोग्राम है, ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ डाटा गिवन था, हिस्टोग्राम है, तो हम इनको मैच करते हैं। यहां पर ये वाली जो विड्थ होती है इसको अपन इस तरीके से यहां पर मैच करते हुए चलते हैं। क्लियर, ठीक है, देखते हैं इसको अगले क्वेश्चन में। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम बना करके लाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन बिलो ए टेबल विच शो द ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। ईयर वाइज स्ट्रेंथ है यहाँ पर स्कूल की। ठीक है, ये एक डाटा, रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय बार ग्राफ। इसको हमारे को बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बार ग्राफ का जब भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको कुछ इस तरह का बार ग्राफ बनाना होता है। अब इस तरह का बार ग्राफ बनाना होता है तो एक बार तो पहले इसको हम ढंग से देख ले। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली तरीके से इसको एक बार देखें। यहां पर ये जो आपके रेक्टेंगल्स बने हुए हैं कुछ सेम विड्थ के ही बना दे। ठीक है, हालांकि इनकी विड्थ मैटर नहीं कर रही, ऐसा अभी हमने इसके डिफरेंस में देखा, और इनके बीच में जो गैप होगा वो जरूर हमारे को यहाँ पर सेम रखना होता है। ठीक है, बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है। ये जो आपका एक्स एक्सेस होता है ये आपका वाई एक्सेस होता है, जैसा कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कई बार कर चुके हैं। ये आपका एक्स एक्सेस होता है, ये आपका वाई एक्सेस होता है, और यहां पर मैटर करेगा कि आपको स्केल क्या लेना है। ठीक है,
यहाँ पर मैटर करेगा कि आपको स्केल क्या लेना है। तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर मुझे ईयर गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, ईयर देखो क्या क्या गिवन है, 2001 से लेकर के 2 है, फिर 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 6 है। ठीक है, 2001 से 2 में 800 स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद में 975 होते हैं, फिर 1100 होते हैं, 1400 होते हैं और 1625 स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट एंड फाइनली। तो मुझे यहां पर सबसे पहले देखो क्या क्या लिखा हमने, टेकन द ईयर एक्स एक्सेस, ये जो आपका ईयर है इसको एक्स एक्सेस पर एज्यूम कर लें। ठीक है, ये एक्स एक्सेस होता है आपका, इस पर हमने 2001 से 2 के लिए अलग बार बनाया, 2 से 3 वाला अलग बार बनाया। तो मुझे बार की हाइट कितनी लेनी है, बार की हाइट डिपेंडिंग ऑन ये जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ये कहां पर जाएंगे, वाई एक्सेस पर। तो आपको कुछ इस तरीके से यहां पर स्केल एज्यूम करना होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां जा रहे हैं, वाई एक्सेस पर जा रहे हैं। तो आपको यहां पर जो स्केल एज्यूम करना होगा या फिर जो बार ग्राफ बनाते टाइम जो बात को ध्यान रखना है, ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे को ध्यान में रखने हैं वो देखो यहां पर क्या है कि ये 0 से स्टार्टिंग हो रही है। अगर मैं इसका थोड़ा सा भी एनालिसिस करूं तो मैं इस तरह से देख रहा हूं कि भाई 800 सबसे कम नंबर है यहां पर। ठीक है, और 1625 सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर, तो हम यहां पर 200 का गैप दे सकते हैं। तो इसने भी यही काम किया कि 200 का गैप दे दिया, मतलब आपका जो वन बॉक्स होता है, वन ब्लॉक जो आपका बनेगा वो एक तरह से 200 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल है बार ग्राफ बनाना। सबसे पहले देखो इसने क्या देखा कि इस ईयर में कितनी हाइट देनी है, 800 तक, फिर 2002 से 3 में 975 तक चलना है। तो आप 800 और 900 के बीच में रहोगे। ठीक है, तो इसने ये हाइट दे दी। क्लियर, हाइट इसमें देख करके ही हमारे को मेजर करनी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी आप हाइट मेजर कर सकते हैं, ये 1100 है, इसकी हाइट भी आप मेजर कर सकते हैं, ये देखो पूरा 1400 है। ठीक है, और लास्ट वाले की भी हम हाइट यहां पर देख सकते हैं 1625, थोड़ा सा 1600 से बड़ा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, तो इस तरीके से यहां पर बार ग्राफ बनाया जाता है। ये मैंने केवल हाइट का एक मेजरमेंट किया है। ये जो आपका बार ग्राफ पहले से बना हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा ग्राफ हमारे को यहां पर बनाना होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल बार ग्राफ हमारे को बनाना होता है। यहां पर आप जो भी स्केल लिखेंगे तो हमने जो वन बॉक्स है आपका उसको हमने 200 स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लिया, और जो स्केल है आपका वो वाई एक्सेस के लिए ही है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर इट। अब यहां पर देखो हिस्टोग्राम बनाना है। डाटा देखो किस तरीके से गिवन है, वीकली वेजेस तो आपका 1000 टू 2000, फिर 2000 से 2500, ठीक है, 2500 से 3000, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं 5500 तक। क्लियर, यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स देखो कितने कितने हैं, 26, 30, 20, 16 एंड 30। अब हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, तो हेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रुप्ड एंड कंटिन्यूअस बट क्लास इंटरवल आर नॉट सेम। तो यहां पर देखो सबसे बड़ी बात क्या है, क्लास इंटरवल आर नॉट सेम। क्लास का जो इंटरवल है वो सेम नहीं है। क्लास इंटरवल का मतलब समझ गए, क्लास इंटरवल ये जो आपका एक्स एक्सिस जिसको हम, जो हमारी टेबल होती है उसमें ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाली जो रो है ये सेकंड रो है ऐसा बोल दूं, या मैं ऐसा बोल दूं कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि भाई ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये जो आपकी फर्स्ट रो है ये कहां पे जाएगी, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है, तो हिस्टोग्राम में देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, हिस्टोग्राम में जो आपका बेस होता है वो हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, बेस हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे को यहां पर मेजर करना पड़ेगा, ये मैटर करेगा यहां पर कि 10,000 से 2000 में जो गैप है 1000 का गैप है, लेकिन यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो 500 का गैप आ रहा है भाई, यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो भी 500। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेकर के चल रहा हूं। यहां 3000 से 5000 है, 2000 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 5000 से 5500 है, 500 का ही गैप आया। ठीक है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि क्लास इंटरवल आर नॉट सेम।
यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो नॉट सेम है, वो सेम नहीं है, तो इसको हम सेम बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान दो इधर। नंबर 1, राइट इंटरवल h ऑफ लीस्ट इंटरवल हेयर h इक्वल 500। यहां पर जो आपका सबसे कम इंटरवल है वो कितना है, 500 है। सबसे कम इंटरवल है वो कितना है, 500 है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। आपका जो सबसे कम इंटरवल है इस जगह पर वो 500 है। सबसे ज्यादा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सबसे कम की बात कर रहे हैं, जो मुझे यहां पर 500 दिख रहा है। इसको हम क्या नाम देंगे, h। ठीक है, रीडिफाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हमारे पास देखो ये जो फॉर्मूला है, एडजस्ट करना होता है इसको, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, कैसे एडजस्ट किया हमने, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। तो सबसे पहले हमने h लिखा, मतलब जो मिनिमम इंटरवल है उसको लिखा। उसके बाद में हमने क्लास इंटरवल लिखा। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है, हमारा जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, जैसे यहां पे क्लास इंटरवल है 1000। ठीक है, उसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, मतलब इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, 26 है। क्लियर, तो इसको हम और आगे देखते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी है हमारे पास में, आगे इसकी कैलकुलेशन देखें। देखिए, ये जो आपको यहां पर टेबल गिवन है, ये टेबल इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रही है। इस क्वेश्चन में हम दो तरह की चीजें सीख रहे हैं, एक तो हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना सीख रहे हैं, और सेकंड नंबर हम यहां पर हिस्टोग्राम बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम भी आप यहां पर देख सकते हैं। पहले अपन इसकी बात करते हैं। देखो, ये टेबल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रही है। किस तरीके से एडजस्ट कर रही है कि जब मेरे पास में ये इंटरवल था, ठीक है, जब हमारे पास में इंटरवल था 1000 से 2000, और नंबर ऑफ वर्कर, मतलब मेरे पास में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 26 है, 30 है, 20 है, 16 है एंड 3 है। क्लियर, तो देखो जब ये वाला इंटरवल था तो हमने किस तरीके से लिखा, जो हमारा मिनिमम इंटरवल है सबसे पहले उसको लिखा, मतलब 500 लिखा। फिर हम जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना चाहते हैं उसका हम क्लास इंटरवल यहां पर देखेंगे, तो यहां पर देखो कितना आता है, 1000। क्लियर, और इसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में यहां पर कितना आ जाएगा, 13। बिल्कुल वही काम हमने यहां पर भी किया। सबसे पहले मैंने 500 लिखा, फिर यहां पर चूंकि गैप ही 500 है, मिनिमम 500 है। ठीक है, मिनिमम क्लास जो इंटरवल है आपका वो 500 है, इसलिए हमने 500 अपॉन 500। क्लियर, क्योंकि देखो यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा था, यहां पर ये हो रहा था कि ये वाला जो गैप था, ये वाला गैप तो था ज्यादा। ठीक है, ये वाला गैप तो था ज्यादा, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बना दूं, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर हमने इसको बना दिया, तो देखो यहां पर क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे इसकी हाइट लेना पड़ेगी 26, लेकिन इसका बेस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या करा, उस बेस को एडजस्ट करने की कोशिश की। ठीक है, उस बेस को एडजस्ट करने की कोशिश की। ये जो हिस्टोग्राम है ये हमने उसी बेस पर बना रखा है जो आपको यहां पर गिवन है, जो आपको यहां पर गिवन है उस बेस पर ये बना रखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को ऑलवेज एडजस्ट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया। क्लियर, ये फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें, सारी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो मुझे 500 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 20 लिखना पड़ेगा। यहां पर अगर बात करें तो 500 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई 16 लिखना पड़ेगा, 4 आ जाएगा। यहां की अगर बात करें तो मुझे 500 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, नाउ मार्क क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका स्केल देखो क्या लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 500। ये जो आपका एक्स एक्सिस है 1 सेंटीमीटर को इसने 500 एज्यूम किया, इसका मतलब 10,000, सॉरी 1000, फिर 1500, फिर 2000, 2500, 3000, 3500। तो इसी तरीके से हम इस एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं, क्योंकि इसने स्केल क्या माना, 1 सेंटीमीटर को 500 एंड नंबर ऑफ वर्कर ऑन वाई एक्सिस। तो इसका स्केल देखो यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स, मेरे पास में नंबर ऑफ वर्कर्स देखो कैसे कैसे दे रखे हैं, यहाँ पे 3 है और मैक्सिमम मेरे पास में यहाँ पर 30। ठीक है, तो यहां पर इसने 1 सेंटीमीटर को 5 वर्कर्स एज्यूम कर लिया, तो हम 30 तक पहुंच जाएंगे। क्लियर, दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम ये जो आपके पास डाटा था उससे हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से इसको बना लिया।
ठीक है। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर ये वाला जो आपका हिस्टोग्राम बना, ठीक है, ये वाला जो आपका ये बना, इसका गैप इतना है, लेकिन इसकी जो हाइट जा रही है वो कितनी बन जा रही है, 13 जा रही है, ठीक है। इसका गैप हमारे को इतना लेना है, ठीक है ना, लेकिन इसकी हाइट देखो, अब मैंने 26 नहीं ली है, यहाँ पर हाइट 26 नहीं है, यहाँ पर हाइट अब कितनी जा रही है, 13 तक इसकी हाइट जा रही है, ठीक है। तो ये जो आपकी एडजस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, एडजस्ट करने के बाद में वो क्या कर रही है, एक्चुअली इसकी हाइट को कम कर रही है, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहां पर 2000 से 2500 तक कितना देख रहे हैं, 30, ठीक है। तो ये वाला जो बार मैंने बनाया है इसकी विड्थ कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ऐसा हमने इसके डिफरेंसेस में देखा था, इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है कि जो इसकी विड्थ है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम बार बनाएंगे उनके बीच में हमारे को कोई भी यहाँ पर गैप नहीं देना होता हिस्टोग्राम के अंदर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन अब समझ में पूरा आ चुका होगा आपके। ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है, अब मुझे यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी 20 नहीं लिखनी है, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ तो 20 ही आ रही है, तो यहाँ तो हम 20 ही लिखेंगे, लेकिन ये वाली अगर मैं बात करूं तो अब मुझे 26 की जगह कितना लिखना होता है, 13 लिखना होता है, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारा हिस्टोग्राम बन जाता है। यहाँ पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों पर स्केल एज्यूम करने होते हैं, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आगे बढ़े, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ ए हिस्टोग्राम एंड कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखो ये है आपकी क्लास, ये है आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्लास देखो कैसी कैसी दे रखी है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन की बात करनी है। अगर यहाँ पर केवल आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाना होता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो आप इन जो बार्स हैं इसको नहीं बनाए, ठीक है। ये वाले केवल पॉइंट्स लेने होते हैं फिर हमारे को, क्लियर। तो देखो यहाँ पर डाटा कैसे गिवन है, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, क्लियर। तो frequency distribution is grouped and continuous, so we construct a histogram by the method of earlier. Join the middle point PQRS-T of upper horizontal line. ये पॉइंट्स दे दिए इसने, PQRS-T of upper horizontal line, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। तो हमारे पास में पहले हमने क्या करा, हिस्टोग्राम बनाया। देखो यहाँ पर 20 से 30 के लिए हिस्टोग्राम बना दिया, मतलब एक बार बनाया, फिर उससे लगा हुआ, ठीक है, इसमें कोई गैप देते ही नहीं है जब हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो 30 to 40 के लिए दोबारा मैंने यहाँ पर उसी हाइट का लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखो इसमें 10 का गैप आ रहा है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का है और इसमें भी 10 का है। और जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें जो क्लास का इंटरवल था वो चूंकि डिफरेंट था, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने एडजस्ट किया, क्लियर। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है, क्लियर। आगे बढ़े इसी में, देखिए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो अभी तक देखो हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे बहुत सिंपल होता है, आपको सीधे सीधे ग्राफ बना करके देना होता है 9th लेवल पर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो एक्चुअली मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हम देखो किसको बोल रहे हैं, सेंटर टेंडेंसी का मतलब होता है कि आपके पास में जो भी डाटा है उसके एक मिडिल पॉइंट तक हमारे को पहुंचना होता है। उसके लिए हमारे पास में कुछ टर्म्स है, नंबर 1 मीन, मीडियन, मॉड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा मीन मॉड मीडियन ही केवल सेंटर टेंडेंसी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन सेंटर टेंडेंसी का एक पार्ट है, मेन पॉइंट्स है मीन, मॉड और मीडियन, ठीक है। ये दोनों, ये तीनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअली देखो जो मीन होता है, मीन क्या होता है, एक एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। मीन एक एवरेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास में डेटा गिवन होता है उसका एक ऐसा पॉइंट है, जैसे मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं, ठीक है, 9th क्लास से कुछ स्टूडेंट्स हैं या उनके कुछ मार्क्स हैं, तो मुझे एक एवरेज मार्क्स देखने होते हैं, ठीक है। हमारे को वहां पर एक एवरेज मार्क्स देखने होते हैं कि
इस क्लास के अंदर एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर हम 10 मार्क्स का एक पेपर ले रहे हैं तो एक एवरेज मार्क्स हम ये मान सकते हैं कि भाई 7 मार्क्स है, जिसके आसपास सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं। किसी के 5 भी आते हैं तो किसी के 9 भी आते हैं, ठीक है, तो किसी के 9.5 भी आते हैं। क्लियर। तो एक एवरेज मार्क्स की हम वहां पर बात करते हैं। तो मीन एक्चुअली एक एवरेज को भी रिप्रेजेंट करता है। मीडियन देखो क्या करती है कि जो भी आपका डाटा होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। और मॉड एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी डाटा में, कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है, कितनी ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड से। ठीक है, क्लियर। मीन के बारे में देखते हैं। द मीन इज ए न्यूमेरिकल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है कि मेरे पास में अगर x1 से लेकर के xn तक के कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो मेरे पास में चूंकि n ऑब्जर्वेशन गिवन है इसलिए मैंने इसको n से डिवाइड कर दिया। क्लियर, इसको हमने n से डिवाइड कर दिया। यहां पर एक साइन है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, ये एक्चुअली सम को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है, एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो आपका सिग्मा होता है इसके यहां पर अगर मैं i इक्वल 1 to n लिख रहा हूं तो इसका मतलब है i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगी। और अगर मैंने यहां पर xi लिख दिया तो इसका मीनिंग हुआ कि मैं पहले i को 1 दूंगा, फिर i को 2 दूंगा, फिर i की प्लेस पर 3 पुट करूंगा, लास्ट एंड फाइनली मुझे i के प्लेस पर n पुट करना है। ठीक है, तो x1 x2 x3 यहां पर x2 है। क्लियर, x1 x2 x3 अप टू xn अपॉन n अगर मैंने किया तो मेरे पास में ये जो फॉर्मूला है ये बनकर के आता है हमारा मीन फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। तो इसको एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो यहां पर x बार को एक्चुअली हम किस तरीके से लिख रहे हैं, xi अपॉन n, तो ये वाला n तो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका मतलब n x बार आपका इसके इक्वलेंट होता है। क्लियर, n x बार आपका इसके इक्वलेंट होता है। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन ले लिया इस पर, सॉरी, मेथड ऑफ मीन एंड अनग्रुप्ड डाटा। सेकंड नंबर यहां पर आता है कि ये जो अभी हमने सीखा था उसमें तो हमने क्या देखा कि हमारे पास में एक डाटा गिवन है, उस डाटा में जब भी हमने मीन निकालने की कोशिश, मतलब मीन निकालना हमारे को, तो हमने क्या किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि डाटा बहुत लार्ज स्केल पर कलेक्शन हो सकता है, उसका बहुत लार्ज नंबर हो, बहुत सारे नंबर हो, मेरे पास में 100 नंबर्स हैं, तो क्या मैं उन 100 नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करूंगा? नहीं, हम वहां पर ये चेक करेंगे कि भाई इन नंबर्स में कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, उससे हम एक टेबल डेवलप करेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले xi है, जितनी बार कोई भी नंबर रिपीट होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहां पर x1 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी बनेगी उसको हमने क्या नाम दे रखा है, f1। x2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी उसको हमने क्या नाम दे रखा है, f2। बिल्कुल इसी तरीके से xn के लिए जो फ्रीक्वेंसी बनेगी उसको हम क्या नाम दे दें, fn। ठीक है, फिर देखो यहां पर क्या करते हैं, ये जो आपका xi और fi होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको आपस में यहां पर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स गिवन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स गिवन होंगे कुछ, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर मुझे इन सबका टोटल करना है। ठीक है, यहां पर मुझे इन सबका टोटल करना है, मतलब मुझे समेशन fi देखना है, और यहां पर मुझे इन सबका टोटल करना है, मतलब मुझे समेशन fi xi देखना है। ठीक है, उसके बाद में जब हम यहां पर x बार को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनता है समेशन fi xi अपॉन fi। ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो जब आप fi कैलकुलेट करोगे तो कोई सा भी नंबर जितनी बार रिपीट हुआ आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये दिखा देगा, जिसको हम समेशन fi बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टोटल नंबर्स है उसका भी सम आ जाएगा। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ये दोनों। ठीक है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए एक क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 10। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो कि फैक्टर्स क्या होते हैं,
तो हम यहां पर फैक्टर्स ऑफ 10 लिखते हैं। फैक्टर्स देखो क्या होते हैं, अगर मुझे 10 के फैक्टर्स देखने हैं तो मैं कैसे देखूंगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है, चूंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड है। 2 से भी 10 डिवाइड हो जाता है, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, तो 5 से हो जाता है। ठीक है, 5 के बाद में डायरेक्ट 10, 10 से ही डिवाइड होता है। इसका मतलब मेरे पास में 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, ये जो 4 नंबर है ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, मीन ऑफ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, तो मुझे यहां पर मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मीन इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 + 2 + 5 + 10 अपॉन 4। ठीक है, कितना बन जाएगा ये, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 10 18, 18 अपॉन 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 4.5। तो ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर है 4.5। सिंपल क्वेश्चन। मीन पर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। कभी ऐसा भी मिल सकता है कि जैसे आपको बोला जाए कि फाइंड द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, या फिर किसी के मल्टीपल्स पूछ लिए जाए। ठीक है, तो ऐसे भी यहां पर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, मूव होते हैं। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, देखो अब यहां पर थोड़ा सा मैंने अलग तरह का क्वेश्चन हमने लिया। क्या लिया कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, आपको जो मीन यहां पर गिवन है, कितना गिवन है, इस 11, मतलब इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन आपके पास में 11 है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, मुझे यहां पर फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखो यहां पर अगर मुझे इन फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है, तो मैं देखो क्या करूं, इसको ऐड कर दूं। क्योंकि मुझे जब भी मीन फाइंड आउट करना होता है, जब भी हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, मीन फाइंड आउट करने के लिए हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो तो मेरे पास में 5 है, और मेरा मीन कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5, तो x कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम, मतलब 5x। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये हो गया 14 + 4, और ये बन जाएगा 20, और ये बन जाएगा 5 × 11। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दें इसको, 5x इक्वल ये बनेगा 55 - 20 इक्वल 35, और 5x, तो आपको x की वैल्यू यहां पर मिलती है 7। सिंपल है। ठीक है, x की वैल्यू आपको यहां पर 7 मिल जाएगी। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में x + 2 एंड x + 4, तो ये तो 7 ही होगा, ये 9 बन जाएगा, और ये 9 + 4 13 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 9 एंड 13, इन 3 जो ऑब्जर्वेशन आपको मिले, इसका आपको मीन निकालना है, तब आपको आंसर मिलेगा। तो आपको जो अगेन आप इसका मीन फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मिलेगा 7 9 13 अपॉन 3। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, कितना हो जाएगा, 27/3 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 13। ठीक है, क्लियर? ये 1 मिनट, अपन ने यहां पे 7 रखना है ना, 11 आएगा, 11 आएगा, और ये 27 ही बनेगा। क्लियर? ठीक है, यहां पे अपन ने 13 लिख दिया, 11 आएगा। ठीक है, तो आपको फाइनली यहां पर आंसर कितना मिलेगा इसका, 9। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ p फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन। अब आपको यहां पर मीन गिवन है। ठीक है, हमारे को इस क्वेश्चन में मीन गिवन है। अभी हम केवल मीन पर ही बात कर रहे हैं, मीडियन और मॉड पर अब करेंगे बात थोड़ी देर बाद में। तो देखो यहां पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपको यहां पर मीन गिवन है।
ये एक टेबल गिवन है, आपको यहां पर एक अननोन गिवन है P, इसको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, एक अननोन गिवन है P, इसको फाइंड करके दिखाना है। तो देखो यहां पर ये X है आपका, ये Y बोल दूं या फिर इसको F बोल देता हूं, सपोज ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये X और Y वाले फॉर्मेट में गिवन है, लेकिन मैं इसको XI बोल रहा हूं जो वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको यहां पर फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको एक मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। यहां पर देखो आपको क्या क्या गिवन है, 5 गिवन है, 8 गिवन है, फिर 10 गिवन है, 12 है, P है, 20 है और 25 है। क्लियर। और यहां पर देखो क्या क्या गिवन है, 2 गिवन है, 5 है, 8 है, 22 है, 7 है और 4 है और 2 है। ठीक है, मीन चूंकि गिवन है, मुझे यहां पर XI और FI दोनों गिवन है, तो मेरा जो फॉर्मूला यहां पर बनता है मीन फाइंड आउट करने के लिए, वो बनता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, जिसको हम क्या बोलते हैं X बार। और X बार एक्चुअली यहां पर कितना गिवन है, 12.58 गिवन है। ठीक है, 12.58 हमारा X बार गिवन है। तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर भी FI और XI कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, FI और XI को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करें इसको, 10 आएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 80, यहाँ कितना बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास में 2 6 4। क्लियर। ये बन जाएगा अपने पास में 7P, ये बन जाएगा अपने पास में 80 और ये बन जाएगा अपने पास में 50। फिर हम इसका भी सम करेंगे और इसका भी सम करेंगे। तो हमारे को यहाँ पर बाकी तो और कुछ गिवन है नहीं, एक बार इसका सम करके देख लेते हैं। ये 22 8 30, ये 7 ये 7 4 और 2, तो ये बनेगा अपने पास में 50। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आती है मेरे पास में 50। ठीक है, इसकी भी एक बार टोटल करके देखते हैं। तो ये 50 80 ठीक है, आप लोग भी एक बार इसका टोटल कर सकते हैं। 524 प्लस 7P इसका टोटल यहां पर बन रहा है, और यहां पर जो अपने पास में टोटल है, एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में 50 बनेगा, ये अपने पास में 524 प्लस 7P बनेगा। अब मैं इन्हीं की वैल्यूज को यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या क्या मिलेगा, 524 प्लस 7P अपॉन 50 और इक्वल मुझे यहां पर 12.58 लिख लेना चाहिए। ठीक है, अब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 524 है प्लस 7P है, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो मुझे मिलेगा 629। ठीक है, 7P 629 माइनस 524। क्लियर। तो ये बन जाएगा आपके पास में 105 बन जाएगा। और जब हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 105 अपॉन 7 कर देंगे, फाइनली यहां पर आपको आंसर मिलेगा इसका 15। ठीक है, क्लियर हुआ। सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के भी यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मीन मॉड मीडियन तीनों पर इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्स गिवन है। मॉड पर तो नहीं बनता, लेकिन मीडियन और मॉड पर, सॉरी मीन पर, दो पर बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अपन यहां पर मीडियन और मॉड के बारे में। ठीक है, एक तो मॉड भी है अपने पास में और मीडियन भी है। तो देखो मीडियन क्या होती है, मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली स्टार्टिंग में बोला था कि मीडियन एक्चुअली क्या करती है कि जो आपका डाटा होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा की अगर हम बात करें तो देखो मीडियन निकालना, मीडियन का मतलब होता है कि मुझे एक मिडिल पॉइंट चाहिए। ठीक है, मीडियन का सीधा सीधा मीनिंग है कि भाई एक मिडिल पॉइंट चाहिए। तो मीडियन निकालते टाइम हमारे पास में प्रैक्टिकली कभी कभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं हमारे पास में, जो डाटा गिवन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n इज ऑड,
ऐसा भी हो सकता है कि NEC1, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल वे में एक बार सीखने की कोशिश करें कि अगर मैंने आपके सामने 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स लिख रखे हैं और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके लिए मीडियन क्या होगा, तो मीडियन का मतलब होता है एक मिडिल नंबर। तो मिडिल में तो मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है। मिडिल में हमारे को यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3, सिंपल। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास में पोजीशंस है, ये मेरे पास में पोजीशंस है, 5 इज ए ऑड, 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि 3 मेरे पास में एक पोजीशन को भी डिनोट कर रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, तो मैं जब भी मेरे पास में ऑड नंबर्स होंगे तो मिडिल पोजीशन पर पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको, हम एक्चुअली यहां पर क्या करेंगे, 5 + 1/2 करेंगे, 5 + 1/2 करेंगे। 5 + 1 करूंगा तो 6 मिलेगा, 6/2 करूंगा तो थर्ड पोजीशन पर पहुंचूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम n बोल रहे हैं, अगर वो ऑड है तो मुझे यहां पर n + 1/2 लिखना चाहिए। मतलब ये आपकी एक पोजीशन को डिनोट कर रहा है, इस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? तो इसी बात को यहां पर इस तरीके से इसने सिखा रखा है। सेकंड नंबर आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आपके पास में यही चीज इवन होती, मतलब आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते, मतलब आप 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास में मिडिल में मुझे ऐसे 2 नंबर दिखते हैं। मतलब मुझे यहां पर थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर पहुंचने के लिए पहले करना पड़ता n/2, n/2 इस पोजीशन की बात करता मैं। उसके बाद में फोर्थ पोजीशन पर आने के लिए, चूंकि ये थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पर आने के लिए इसी में 1 ऐड कर दें, ठीक है। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे n/2 + 1, ठीक है, n/2 + 1 लिखेंगे। कई बच्चों को n + 1/2 और n/2 + 1 में डिफरेंस समझ में नहीं आता, ठीक है। कई स्टूडेंट्स मैंने इस तरह के देखे जो n/2 + 1 और n + 1/2, तो इनमें रात और दिन का डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर हम थर्ड पोजीशन पर पहुंच रहे हैं जब हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास में जो मिडिल में 2 पोजीशंस बनेंगी, उन दोनों ही पोजीशंस पर जो नंबर्स होंगे उसका जब हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे, मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे, इनका जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे तब जाकर के हमारे को मीडियन का आंसर मिलेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर गिवन है, ठीक है। मॉड की बात करते हैं तो देखो मॉड जैसा कि सीख चुके अपन, मैक्सिमम जहां पर फ्रीक्वेंसी आ रही है वो मॉड कहलाएगा। तो मॉड देखो क्या होता है, मॉड इज द वैल्यू दैट ऑकर मोस्ट ऑफ्टन, मोस्ट टाइम, ठीक है। क्लियर? और ये हमने एक रिलेशनशिप यहां पर दे रखी है, इस रिलेशनशिप को भी सीखते हैं, ठीक है। मॉड के बारे में केवल इतनी बात काफी है अपने लेवल पर कि भाई मॉड होता क्या है, कि जहां पर आपको एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो आपके लिए मॉड है। क्लियर? ये एक रिलेशनशिप है, एक बार इसको ध्यान से देख लें। मॉड है 3 × मीडियन है -2 × मीन है। क्लियर? ऐसा यहां पर कुछ गिवन है। ये मीन मॉड मीडियन के अंदर एक रिलेशनशिप होती है। एक ऐसी रिलेशनशिप होती है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपको मीडियन और मीन की कुछ वैल्यू दे देता हूं और आपको डायरेक्टली मॉड निकालने के लिए बोलता हूं, तो आप वहां पर मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरी इंफॉर्मेशन केवल इतनी है कि मुझे मीन पता है, मीडियन पता है, तो हम मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ वैल्यू दिस, फाइंड द मीडियन ऑफ वैल्यू। मुझे इस वैल्यू के लिए मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखो मीडियन में सबसे पहला काम होता है सॉर्टिंग करना। मतलब या तो मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं या फिर उस डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, सॉर्ट करना। क्लियर? तो सबसे पहली चीज मुझे यहां पर अगर असेंडिंग ऑर्डर देखना है तो मुझे देखना है कि भाई सबसे छोटा नंबर मुझे 25 दिख रहा है, ठीक है, 25 ही है।
उसके बाद में 31 है, ठीक है, 32 है, 37 है, और 37 के बाद में है 39, उसके बाद में आपको मिलेगा 42 43, 42 43, ठीक है। क्या करा हमने, जो भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करा। जो भी हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करें। उसके बाद में 45 है और 46 भी है, ठीक है। कोई नंबर अगर यहां पर 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको 2 बार ही लिखेंगे। चेक कर लें एक बार। यहां पर मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इक्वल 9, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इक्वल 9। हमारे को यहां पर मीडियन फाइंड आउट करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा मीडियन के लिए, हमने ये देखा कि अगर मुझे मीडियन फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास में 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन भी हो सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। ऑड के लिए हमने क्या देखा था कि हम मीडियन किस तरीके से लिखते हैं, n+1/2, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या करा, एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है ना। अब अगर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद में यहां पर एक सीरियल नंबर लिख लेंगे, और यहां पर जो भी आपके नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स, ठीक है, जो भी आपके गिवन नंबर्स हैं उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहां पर 25 आया, फिर 31 आया, फिर 32 आया, 37 आया, 39 आया, 42 आया, 43 आया, 45 आया और 46 आया। क्लियर। 1 2 3 4, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैंने एक नंबरिंग भी कर दी। क्लियर, इसके हमने नंबरिंग भी कर दी। क्लियर हुआ इतना। अब यहां पर मुझे मीडियन फाइंड आउट करके दिखाना है। मीडियन क्या होती है एक्चुअली, कि जो आपका, सॉरी, मीडियन क्या होती है कि जो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं वो मेरे पास में अभी ऑड है। तो ऑड के लिए हम मीडियन किस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्टली हम लिखते हैं यहां पर n/n+1/2, नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है। n/2 + 1 का मतलब यहां के लिए क्या हुआ, 9+1/2, ठीक है। ये कौन सी वाली पोजीशन बनेगी, 9 + 1 10, 10/2 करेंगे तो मुझे 5th पोजीशन पर जाना है, ठीक है, 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5th ऑब्जर्वेशन पर जाना है। तो देखो यहां पर 5th ऑब्जर्वेशन कहां पे मिलेगा, ये रहा मेरे पास में 5th ऑब्जर्वेशन। इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी यहां पर नंबर गिवन था वो था 39। इसका मतलब आपकी जो मीडियन है वो एक्चुअली क्या आंसर देगी, 39। आपकी जो यहां पर मीडियन बनेगी वो क्या बनेगी, 39। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना था तो हमारा आंसर आ चुका है यहां पर 39, ठीक है। और आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर देखो x में कुछ गिवन है, ठीक है ना, x+2 भी है, x+4 भी है, बाकी और भी कुछ नंबर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं अभी देखते हैं अपन। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है। ऑर्डर इज 24। क्या बोला इसने कि भाई मीडियन इसकी 24 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप यहां पर x की वैल्यू बताइए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि मुझे यहां पर जो ऑब्जर्वेशन गिवन है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। मुझे यहां पर इसका मीडियन कितना गिवन है, 24 गिवन है। मुझे यहां पर x की वैल्यू बतानी है। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मुझे सबसे पहली चीज क्या देखनी चाहिए कि मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, मतलब इवन है,
ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन E1 है, तो हम मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम एक तो n/2, ठीक है, एक n/2 प्लस 1 जो ऑब्जर्वेशन है आपका, ठीक है, OBS कर देते हैं यहां पर, ऑब्जर्वेशन, इसका मुझे मीन चाहिए। तो वही काम करते हैं, दोबारा से एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, असेंडिंग में ये पहले से है एक्चुअली। तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो मेरे पास में कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितने हैं अपने पास में, 10। तो यहां पर हम पुट करते हैं 10/2, यहां पर हम पुट करते हैं 10/2 प्लस 1, ठीक है, और अपॉन 2 लिख देते हैं, 10/2 मतलब 5th पोजीशन, ये 6th पोजीशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये आपका x+2, केवल एक ही ऑब्जर्वेशन, एक ही नंबर है x+2, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x+2 लिख सकते हैं। इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 नंबर पर x+4 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे x+4 अपॉन 2 करेंगे, और मुझे यहां पर 24 ऑलरेडी इसकी मीडियन गिवन है, इसका मतलब मुझे इस जगह पर क्या लिखना चाहिए, 24 लिखना चाहिए। सिंपल है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे x की वैल्यू पूछी जाती है, डायरेक्ट आपसे यहां पर मीडियन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली कोई मीडियन के बारे में पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली पूछ लिया इसने, ठीक, क्लियर, सिंपल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, x+x कितना बनेगा, 2x, और कितना कितना बन जाएगा ये एक बार ध्यान से देखें, ये बन जाएगा 2 + 4 6 बन गया, अपॉन में 2 आ गया, और यहां पर है मेरे पास में 24, ठीक है। 2 कॉमन लेके अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे x+3 मिलेगा, और x की वैल्यू एक्चुअली मेरे पास में आ जाएगी 24 - 3 विच इज 21। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड ऑफ डाटा। अब ये सीधा सीधा मॉड पर क्वेश्चन है, तो मॉड पर अगर क्वेश्चन है तो इसको तो करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। मॉड पर मेरे पास में क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो क्या चेक करना होता है मॉड के लिए, कि मैं यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को चेक करूंगा, केवल और केवल हम यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। मैं डायरेक्टली भी चेक कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम ऐसे नहीं करना, ठीक है। पेपर सब्जेक्टिव है, तो आपको इस तरीके से एक टेबल बना लेना चाहिए जिसमें आपको x बता देना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता देना चाहिए, ठीक है। तो x, अगर मैं यहां पर x लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे यहां पर असेंडिंग ऑर्डर देखना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, देखो 15 आ रहा है, 14 से कुछ छोटा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर 14 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 15 मिलेगा, 16 17 18 16 17 18 सारे मिलेंगे भाई, 19 भी मिलेगा और 20 भी मिलेगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, ये सारे नंबर्स हमारे को मिलेंगे। 14 देखो यहां पर कितने टाइम आ रहा है, तो 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। 15 देख लेते हैं यहां पर कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 16 देखते हैं यहां पर कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। 19 यहां पर 2 टाइम आएगा, बाकी सारे नंबर 1 टाइम्स है, ठीक है। एक बार इन ऑब्जर्वेशन को भी चेक करें कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली कितने हैं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या इन सबका टोटल भी 15 आ रहा है? तो देखो 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये जो आपका एफ है इसका टोटल, और इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को भी हम चेक कर लें। अगर कहीं पर मिस्टेक होती है तो कभी भी ये दोनों सेम नहीं आते हैं, ठीक है, इसीलिए ये टेबल बनाई जाती है। क्लियर होगी बात। अब यहां पर देखो देखना क्या होता है, तो देखना तो यहां पर बहुत सिंपल है, मुझे यहां पर ये चेक करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस जगह पर आ रही है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे पास में कितनी है, 5 है,
और इसके करस्पॉन्डिंग x मेरे पास में जो भी नंबर है वो है 15, इसका मतलब आपको मॉड का आंसर कितना लिखना चाहिए, 15। सिंपल है, ठीक है। मॉड का आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन ऐसी एक टेबल बना लें, फ्रीक्वेंसी का भी सम करके चेक कर लें और इन नंबर्स को भी चेक कर लें कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कितना गिवन है, ठीक है। दोनों सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, आपको यहां पर मीन गिवन है 8.9, देखो आपको यहां पर मीन गिवन है 8.9, ठीक है, और मीडियन गिवन है 9। अब जैसा कि हमने यहां पर एक रिलेशनशिप अभी चेक की थी, देखी थी, उस रिलेशन को हम याद भी रखते हैं, ठीक है, उसको याद रखना भी बहुत आसान है। हमारे पास में यहां पर 3 टर्म्स है, मीन, मॉड एंड मीडियन। किस तरीके से उसको याद रखेंगे, तो देखो जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसा वैसा आप समझते जाना इसको। तो हमारे पास में मीन, मॉड और मीडियन में मीडियन सबसे बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है। यहां पर मीडियन, मीन, मॉड और मीडियन में भाई मीडियन सबसे बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है। कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जबकि मीन और मॉड में 4 लेटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर है यहां पर 3, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। अब मैं अगर बात करूं कि आपके पास में मीन है, एक मॉड है, तो ये जो मीन और मॉड है इसको आप अल्फाबेटिकली देखें कि इसमें पहले कौन आएगा, ठीक है। मीन और मॉड में अगर मैं अल्फाबेटिकली चेक करूं तो मुझे मीन पहले मिलेगा, इसलिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। और अब तो क्या बचा, 3, 2 और 1, मेरे पास में केवल 3 नंबर्स थे, तो एक नंबर तो मैंने 3 पर लगा, मीडियन पे लगा दिया, एक नंबर मैंने मीन पर लगा दिया, तो अब तो एक ही बचा ना भाई, 1। तो देखो इस रिलेशनशिप को हम किस तरीके से लिखते हैं, एक्चुअली आपके पास में 3 - 2 करने पर 1 आता है, ठीक है। 3 - 2 करने पर 1 आता है, इसका मतलब अगर मैं इस रिलेशनशिप को इस तरीके से लिख दूं कि 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है, तो आपको 1 मिलेगा, 1 मिलेगा मतलब आपको मॉड मिलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस रिलेशनशिप को याद रखते हैं। ये रिलेशनशिप आपको अलग अलग तरीके से मिल सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, लेकिन अगर हमने इस तरीके से इसको याद रख रखा है तो हम उस ऑप्शन में एक राइट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उस जो भी आपको ऑप्शंस वहां पर मिलेंगे उसमें आप राइट ऑप्शंस सर्च कर सकते हैं। कभी कभी एक ऑप्शन ऐसा ही बन जाता है कि मैं इस नेगेटिव साइन को इधर ले जाऊं, ठीक है। क्लियर। तो एक याद रखने का तरीका है, बेस्ट तरीका है, इससे आप इस रिलेशनशिप को याद रख सकते हो और ये रिलेशनशिप हमारे 9th और 10th दोनों क्लासेस में काम आती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 3 मल्टीप्लाई मीडियन, मीडियन मेरे पास में यहाँ पर है 9 -2 मल्टीप्लाई 8.9, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 9 तो बन जाएगा 27 और ये मेरे पास में कितना बन जाएगा, 17.8 बनेगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो 17, ये बन गया 0.20, 18 2, तो 9.2 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। 9.2 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। ठीक है। तो देखो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने कोशिश की है कि आपको पूरा जितना भी ये चैप्टर है, जितना भी हमारा इसमें पोर्शन था उसको हमने कवर किया, ठीक है। हमने इसमें मीन, मॉड, मीडियन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसको हम बार बार अगर पढ़ेंगे तो हमारे को समझ में आ जाता है, याद हो जाती है, कई तरह के पॉइंट्स है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।